Let's hit it. CIS, one of those chapters which is not very much loved by students generally. उसको हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के कंप्लीट करना है. CIS सबसे पहले आता है उसका डेफिनेशन. सब लोग यहाँ पे. Definition of CIS: collective investment schemes refers to any scheme or arrangement wherein investments are pooled and utilized for the purpose of the scheme. The investor invests in the scheme with a view to receive profit, produce income or property. The scheme is managed on behalf of the investor. Scheme के अंदर property, contributions, investments. The property, contribution, investments are managed on behalf of the investor, and the investors do not have day-to-day control over the scheme. एकदम सिंपल. उसके बाद में हमने पढ़ा that CIS does not include the following are not included in CIS. 3 deposit by NBFC, deposit under section 74 by a company and deposit by अपनी निधि. उसके बाद में आता है इंश्योरेंस फंड और पेंशन फंड, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. उसके बाद में 3 लोग जो अलग अलग घूमते हैं, म्यूचुअल फंड, चोर, चिट बिजनेस, एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. और उसके लास्ट में आता है एनी अदर एंटिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. हम आते हैं यहाँ पर, अगर हम देखते हैं हम CIS की डेफिनेशन को, CIS की डेफिनेशन यहीं से पूरी कंठस्थ हो जानी चाहिए. डेफिनेशन ऑफ CIS गिवन अंडर सेक्शन 11AA सबसेक्शन 2 ऑफ SEBI Act 1992. एनी स्कीम और अरेंजमेंट wherein the contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme, wherein the investor invests in the scheme with a view to receive profit, produce income or property. There where the scheme, उसका property, उसका investment, उसका contribution is managed on behalf of the investor and the investor do not have any day-to-day control. कहाँ है जगह? नहीं, ये रही जगह. Yes, the investments are pooled and utilized for the purpose of the scheme. The investor invests in the scheme with a view to receive profit, produce income or property. The property, contribution, investments are managed on behalf of the investors and the investor do not have day-to-day control. Are we getting a fair idea? Then they expressly exclude the following are not CIS. सबसे पहला हो जाएगा deposit by NBFC, deposit under section 74, deposit by निधि कंपनी, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड. उसके बाद में 3 लोग, म्यूचुअल फंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड चिट बिजनेस. सीक्वेंस अपना रख सकते हो. एनी अदर एंटिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इट्स क्वाइट इजी. चलो, यहाँ तक हम लोगों ने देखा CIS के बारे में. फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती है, कुछ भी इसके अंदर नहीं दे रखा है काम का ज़्यादा. उसके बाद में आता है हमारा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. इसमें बहुत ईजी सा दे रखा है, कुछ भी नहीं है. इनका कहना है कि अगर आपको CIS स्टार्ट करना है, अगर आपको CIS स्टार्ट करना है तो आप CIS हैं या फिर आप डीम्ड CIS हैं. सर व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड CIS? एक ऐसा व्यक्ति जो CIS की तरह शुरू नहीं होना चाह रहा था बट उसका टोटल कॉर्पस एक्सीड हो गया है 100 CR से, तो वो डीम्ड CIS है. और एक हो सकता है जो प्रॉपर CIMC या शुरू से CIS बनना चाहता था. तो भले ही आप CIS हैं या भले ही आप डीम्ड CIS हैं, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू SEBI. तो अगर मान लीजिए आप CIS हैं तो आप शुरू से एप्लीकेशन देंगे, लेकिन अगर आप डीम्ड CIS हैं तो जब आप छोटा मोटा काम करें तो एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं थी. द मोमेंट यू टच योर कॉर्पस टचेस 100 करोड़, देन यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन. तो आप CIS हैं या डीम्ड CIS हैं, यू टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू SEBI. SEBI विद इन 30 डेज आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देगा या रिजेक्ट. अगर रिजेक्ट करेगा तो आपको देगा एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. एकदम सिंपल इजी. यस. उसके बाद में जनरली ये जो पार्ट है ये आपके काम का नहीं है, इसको आप चाहें तो पेंसिल से कट कर सकते हैं, फिर रीड कर सकते हैं. ये बता रहे थे कि जब ये रूल नया नया आया था तब एग्जिस्टिंग CIS को बोला था कि जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवा लो. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आपको हम कर देंगे वाइंड अप. और इनको दिए गए थे 2 मंथ्स का टाइम पीरियड टू डू द रजिस्ट्रेशन. तो पहले जो CIS चल रहे थे उन पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था. जिस दिन रूल आया, प्रोविजन आया, रेगुलेशन आया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके 2 महीने में सब पुराने वालों को बोला कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो. जैसे हमने SCRA में पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ हुआ था. पहले स्टॉक एक्सचेंज मस्ती से बिजनेस कर रहे थे, फिर एक दिन SCRA आया, उसने कहा सारे स्टॉक एक्सचेंजेस रजिस्ट्रेशन करवा लो. वैसा ही कुछ. उसके बाद में आया एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिजनेस एक्टिविटी पे क्या रेस्ट्रिक्शन है CIMC के. 4 रेस्ट्रिक्शन है. सबसे पहला, CIMC कैन नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी अदर देन दैट ऑफ मैनेजिंग द स्कीम. कि CIMC स्कीम मैनेज करने के अलावा कोई भी और काम नहीं कर सकता है. उसके बाद में देखा कि CIMC कैन नॉट लॉन्च एनी स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज. अ CIMC कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज trustee of any scheme. A CIMC cannot invest in its own scheme. फिर नीचे लिखा है कि आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप प्रॉपर डिस्क्लोजर देते हैं. तो इसको याद रखने का मेमोरी टेक्निक भी ऐसा ही था कुछ.
ये ऐसा। तो CIMC के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नीचे का एक क्रॉस, राइट का एक क्रॉस, अपर का एक क्रॉस, लेफ्ट का एक क्रॉस। तो CIMC कभी भी कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी अदर देन दैट ऑफ मैनेजिंग द स्कीम। CIS को मैनेज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। CIMC कोई भी ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकता है जिसके अंदर हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। CIMC ट्रस्टी नहीं बन सकता है किसी भी CIS का, और CIMC खुद के अंदर यूनिट होल्डर भी नहीं बन सकता, इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता है अनलेस डिस्क्लोजर दे दिया है। तो इससे याद रखना काफी हो जाता है आसान। चलो इस चैप्टर में यहां से हम आगे बढ़े। उसके बाद में हमने देखा ऑब्लिगेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक फुद्दू सा टॉपिक है। जब भी किसी चैप्टर में ऑब्लिगेशन आएगा, जितना इट्स लाइक रेती, आप जितना उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना निकलेगा, तो उसको रटने की कोशिश ही मत करना। हर बार उसको मस्ती से बस रीड करते जाना, हर बार रीड करते जाना। एग्जाम में ऑटोमेटिकली इतना अच्छे से चैप्टर पढ़ा है कि आपके ऑब्लिगेशन अंदर से बाहर आएंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC के अंदर हमने पॉइंट्स पढ़ा। पहला आता है कि दे हैव टू मैनेज द फंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके, और उसको करते समय उनको ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना है। दे हैव टू मैनेज द फंड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द CIS विद ड्यू डिलिजेंस। सेकंड पॉइंट अगेन दे हैव टू मैनेज, आप देखेंगे मैनेज द असेट्स एंड फंड्स ऑफ द CIS, उसमें ड्यू डिलिजेंस करना है। एंड इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, दे विल रिमेन लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो ऑर्गेनाइज तरीके से बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि आपको मैनेज करना है फंड्स को, असेट्स को, CIS को। दूसरा पॉइंट विद ड्यू डिलिजेंस। दूसरा पॉइंट आपको मैनेज करना है फंड्स, असेट्स को, CIS, और साथ में एम्प्लॉइज को भी मैनेज करना है। एम्प्लॉइज ने कुछ भी एक्ट किया उसके लिए CIMC इज गोइंग टू बी लायबल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं द CIMC विल ऑल्सो बी लायबल टू यूनिट होल्डर फॉर द एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। CIMC ने कुछ भी किया तो यूनिट होल्डर्स को भी लायबल रहने वाले हैं। उसके बाद में लिखा है कि आप कभी भी अपने एसोसिएट्स या फिर रिलेटिव को के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करोगे। CIMC शुड नॉट आइडियली एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद द रिलेटिव और एसोसिएट्स। फिर आता है यू हैव टू अपॉइंट रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। इजी पॉइंट, आपने एक पूरे मंथ में जो भी ट्रांजैक्शन किया ऑफ रिसीविंग मनी और इन्वेस्टिंग मनी, ये सब आपको देना है रिपोर्ट टू सेबी। उसके बाद में आता है बोर्ड मीटिंग करनी होगी CIMC को, 2 बोर्ड मीटिंग्स इन एवरी 3 मंथ्स। सेम ट्रस्टी को भी करना पड़ता है, 2 मीटिंग्स इन एवरी 3 मंथ्स। सिंपल। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है एडिक्वेटली। आप देखो इंश्योरेंस पॉइंट, मीटिंग का पॉइंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो ये जगह जगह पे आता है, तो बहुत इजी तरीके से हमारा एग्जाम में पॉइंट बनता है। उसके बाद में आता है सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पढ़ा था कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करने पड़ते हैं। हमने उसको ऐसे डिवाइड किया, क्वार्टरली, ईयरली, ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर्स। सबसे पहले क्वार्टरली, हर क्वार्टर एंड में CIMC को, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को, एक रिपोर्ट देना है। टू हुम? टू द ट्रस्टीज। इस रिपोर्ट में लिखा होता है वेदर ऑल द रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड और नॉट। दिस हैज टू बी गिवन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो जैसे ही क्वार्टर एंड होगा उसके 1 महीने में आपको एक रिपोर्ट देना है कि हमने इस क्वार्टर में सारा कंप्लायंस अच्छे से किया है या नहीं किया है। ये रिपोर्ट देना है टू द ट्रस्टीज। तो CIMC रिपोर्ट देता है टू ट्रस्टीज। ट्रस्टी को सेबी को रिपोर्ट देना है। याद आ रहा है? वो आगे ट्रस्टी में पढ़ते हैं हम लोग कि ट्रस्टी को भी सेबी को रिपोर्ट देना होता है क्वार्टरली कि सब हमने काम अच्छे से किया है कि नहीं किया, इन्वेस्टमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। बट यहाँ पे हम CIMC की बात कर रहे हैं कि CIMC को क्वार्टरली रिपोर्ट देना है टू ट्रस्टी। फिर CIMC को ईयरली यूनिट होल्डर को देना है बैलेंस शीट, P&L एंड रिपोर्ट ऑफ अप्रेजल एजेंसी भी। ये देना है विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद में जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा उस टाइम पे भी CIMC को उस डायरेक्टर के सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट बताने हैं टू ट्रस्टी एंड सेबी विद इन 15 डेज। तो ये 3 सबमिशंस हैं बाय CIMC। और लास्ट आता है इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी होगी तो हम बता देंगे ट्रस्टी और सेबी को। इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में अगर हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे जाते हैं, फिर आता है ट्रस्टीज अंदर ऑब्लिगेशन, उसको हम एंड में लेते हैं। ट्रस्टीज और उसके ऑब्लिगेशन को हम छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। चलो मुझे बताओ, अगर CIS हमें लॉन्च करना है तो क्या ओपन एंडेड स्कीम में लॉन्च कर सकते हैं? नो। CIS की ऑल द स्कीम्स हैव टू बी क्लोज्ड एंडेड। उनका टेन्योर होना चाहिए मिनिमम 3 कैलेंडर ईयर्स, ये मिनिमम टेन्योर होता है, ठीक है। उसके बाद में उनका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए मिनिमम 20 CR, मिनिमम इन्वेस्टर होने चाहिए 20 मिनिमम इन्वेस्टर्स। और जो हमारा स्पॉन्सर एक व्यक्ति है वो मैक्सिमम कितने होल्डिंग कर सकता है? 25% ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट। और कंपल्सरीली CIS को करना है क्या? इंश्योरेंस। 6 पॉइंट्स है। वापस एक बार, CIS को अगर कभी भी स्कीम लॉन्च करनी है तो क्या वो ओपन एंडेड रख सकता है स्कीम को? नहीं, स्कीम हैज टू बी क्लोज्ड एंडेड। ओके। उसके बाद में ये टेन्योर मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 3 कैलेंडर ईयर्स। सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिनिमम 20 करोड़, मिनिमम इन्वेस्टर 20। एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी होल्डिंग रख सकता है? 25। एंड एडिक्वेटली क्या लेना है? इंश्योरेंस। इन चीजों का ध्यान रखना है तभी आप CIS को लॉन्च कर पाओगे। फिर आता है ऑफर डॉक्यूमेंट। वेरी इजी कि आप जब भी CIS लॉन्च करना चाहते हो, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी फाइल्ड टू सेबी एंड यू हैव टू वेट कि सेबी कोई भी मॉडिफिकेशन देगा। अगर सेबी कोई भी मॉडिफिकेशन देता है तो उस मॉडिफिकेशन को करने के बाद ही आप ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे पब्लिक को। सेबी के पास कितने दिन है? 21 डेज। ये ध्यान रखना है कि सेबी हैज 21 डेज टू रिस्पॉन्ड। अगर 21 डेज में सेबी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि हमारे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू नहीं है।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट मटेरियल, कुछ भी नहीं लिखा है, इट हैज टू बी एज पर 7th शेड्यूल। फिर आता है मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अगर आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ भी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है तो दो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। वन इज the director will remain responsible, director of CIMC who was the director at the time of issuing of offer document, जो भी director था वो। second is the person who is issuing the offer document, this might be CS, तो ये व्यक्ति लायबल हो जाएंगे अगर कुछ भी मिसस्टेटमेंट है। फिर इसमें लिखा है अगर ये प्रूव कर देते हैं कि हमने जो बताया वो हमारे हिसाब से तो ट्रू था, we had reasonable ground to believe that what we have specified is true, in that case they will not be held liable। otherwise offer document में कुछ भी गलती है तो CIMC के डायरेक्टर्स जो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं डायरेक्टर्स थे, और द पर्सन हु इशूड द ऑफर डॉक्यूमेंट, ये दोनों लोग लायबल रहेंगे। उसके बाद में आता है ऑफर पीरियड। मुझे बताओ ऑफर पीरियड कितना रहेगा? नॉट मोर देन 15 days। By giving a public notice, you can extend it for further period not more than 15 days. I repeat it again. The offer period will be a period not more than 15 days. By giving a public notice, you can extend it to further period not more than 15 days. तो इतना आपका ऑफर पीरियड हो सकता है। चलो मुझे बताओ अगले टॉपिक पे जाने के बदले ऑफर पीरियड जब एंड हो जाएगा उसके 5 दिन के अंदर हमको क्या करना है? दोनों में से एक एक्टिविटी करनी है। या तो रिफंड करना, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन आया तो पूरा रिफंड करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो जिनका एक्स्ट्रा है उनको रिफंड करेंगे, ये रिफंड हो जाना चाहिए विद इन 5 days। और जिनको हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट भी हो जाना चाहिए विद इन 5 days। और अलॉटमेंट का मतलब अब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं चलते, आपको पूरे शेयर्स दे देने उनके डीमैट अकाउंट में विद इन 5 days। वंडरफुल। अगर अलॉटमेंट हम टाइम पे नहीं कर पाए 5 days के, अगर रिफंड हम टाइम पे नहीं कर पाए 5 days के अंदर, देन वी हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum। इजी पीजी ओवर। नेक्स्ट टॉपिक था अलॉटमेंट एंड रिफंड। इसमें लिखा है कि आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन और आपका ओवर सब्सक्रिप्शन टोटल है वो दोनों आपको लिख के देना है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अलॉटमेंट किस तरीके से होगा ये भी आपको लिख के देना है। और फिर रेगुलर बात कि आपको 5 दिन के अंदर रिफंड कर देना है या 5 दिन के अंदर उनके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स दे देने हैं। अगर 5 दिन के अंदर आप रिफंड नहीं दे पाते हो फ्रॉम द रेट ऑफ क्लोजर तो आप पे लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum। ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, क्या यूनिट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं? यस, दे विल बी ट्रांसफर्ड एज पर डिपॉजिटरी रेगुलेशंस। उसके बाद में आया इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ फंड, कि कैसे CIS के ऊपर क्या रूल लगते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन के क्या रूल हैं? 2 पॉइंट्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, 3 पॉइंट्स है फॉर सेग्रीगेशन। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट पहला कहता है कि आपको अपने CIS की स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करना है इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करोगे स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। मैंने जब CIS इशू किया तब आपको बोला था कि CIS में हम लोग रियल एस्टेट का काम करेंगे, और अब मैं कर रहा हूं फार्मिंग, नहीं चलेगा। तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस तरह से हमने ऑफर डॉक्यूमेंट बताया था ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर हम स्पॉन्सर के ही किसी असेट को खरीद रहे हैं तो CIS का मैक्सिमम कितना पैसा? 25% ऑफ CIS के फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड टू अक्वायर एनी असेट फ्रॉम स्पॉन्सर। ये 2 हो गया इन्वेस्टमेंट के रेस्ट्रिक्शन। सेग्रीगेशन के 3 पॉइंट्स हैं। पहला, अगर एक CIMC के मल्टीपल CIS हैं तो उनके हर एक के असेट्स प्रॉपर्टी फंड को क्या करना है? सेग्रीगेटेड रखना है। एक CIS का कंट्रीब्यूशन किसी और CIS में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, एक CIS का फंड किसी और CIS में ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। कि ये नहीं कि टेम्पररी शॉर्टफॉल दे दो, नॉट अलाउड। एक CIS दूसरे CIS में इन्वेस्ट कर देगा, नॉट अलाउड। तो ये अलाउड नहीं है। दीज आर रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। उसके बाद में आता है लिस्टिंग। क्या यूनिट्स की लिस्टिंग कंपलसरी है? यस, द यूनिट्स हैव टू बी लिस्टेड। उसके बाद में आता है वाइंडिंग अप ऑफ CIS। वेरी इजी टॉपिक, कि किन सर्कमस्टेंसेस में CIS वाइंड अप हो जाएगा। 4 केसेस में CIS वाइंड अप हो जाएगा। सबसे पहला एट द इनिशिएटिव ऑफ ट्रस्टी, सेकंड एट द इनिशिएटिव ऑफ यूनिट होल्डर, थर्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ SEBI एंड फोर्थ एट द इनिशिएटिव ऑफ CIMC। पहले याद ऐसे रखना है। अब सबसे पहले ट्रस्टी पे आता है। अगर ट्रस्टी को लगता है एन इवेंट हैज अकर्ड and now we should wind up the scheme, you will wind up the scheme with the approval of SEBI। नेक्स्ट, यूनिट होल्डर को लगता है कि हमें स्कीम को वाइंड अप कर देना चाहिए, यूनिट होल्डर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय 3/4 का अप्रूवल, यूनिट होल्डर कैन आल्सो वाइंड अप द स्कीम विद द अप्रूवल ऑफ SEBI। If SEBI feels that it is in the interest of unit holder to wind up the scheme, SEBI can also wind up the scheme। And last is, if CIMC feels that whatever we have committed, the objective cannot be accomplished, CIMC can also order to wind up the scheme with the approval of SEBI, majority of trustee and 3/4 of unit holders। काफी आसान। इसके बाद में सर वाइंडिंग अप में होता क्या है कि वाइंडिंग अप के अंदर सबसे पहले आपको फिर न्यूज़पेपर के अंदर भी देना है एक डेली न्यूज़पेपर, जो कि नॉर्मल 1 डेली न्यूज़पेपर विच नेशन वाइड सर्कुलेशन एंड 1 लोकल न्यूज़पेपर। इन 2 न्यूज़पेपर के अंदर आपको पब्लिश करना होगा वाइंडिंग अप के बारे में। वाइंडिंग अप में होता क्या है? वाइंडिंग अप के अंदर अब आपके CIS के सारे असेट्स को बेस्ट पॉसिबल तरीके से बेचा जाएगा, सारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया जाएगा, और जो बचेगा अमाउंट वो पे किया जाएगा टू द यूनिट होल्डर। ट्रस्टीज पे एक ऑब्लिगेशन होती है
दैट ट्रस्टीज को सेबी और यूनिट होल्डर को एक रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट में लिख के देना है कि हमने कितने में सारे असेट्स को बेचा, कितने एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया और कितना अमाउंट फाइनली यूनिट होल्डर को मिल रहा है। उसके साथ में एक ऑडिटर का रिपोर्ट भी चाहिए जो कि वेरीफाई करेगा बैलेंस शीट के सारे डेटा को। तो जब भी वाइंडिंग अप होता है, ट्रस्टी को ये सेबी और यूनिट होल्डर को देना होगा एक रिपोर्ट कि वाइंडिंग अप में कितना पैसा आया असेट को बेच के, कितना एक्सपेंस पे ऑफ हुआ और कितना फाइनली हम यूनिट होल्डर को दे रहे हैं। इसके बाद में आता है, अगर कोई अनक्लेम्ड मनी है तो 3 इयर्स तक हम रखते हैं। 3 साल के बाद उस अनक्लेम्ड मनी को कहां ट्रांसफर कर देंगे? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। पूरा नाम उसका वो है, ये लोग उसको शॉर्ट में कह रहे हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इफेक्ट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कमेंसमेंट। एक बार आपका वाइंडिंग अप शुरू हो चुका है, फिर आप कोई भी नया बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड सेसेशन ऑफ सीआईएस, जिस दिन वाइंडिंग अप कंप्लीट हो गया, सीआईएस सीज टू एग्जिस्ट। फिर आता है पीनल प्रोविजंस ऑफ सीआईएस। कुछ भी किया है आपने भले ही स्पॉन्सर है, सीआईएस को बिना रजिस्ट्रेशन के कैरी कर लिया है, आपने भले ही मान लीजिए एक पर्सन रजिस्टर्ड विद सेबी है, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन, आपने टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया है, या फिर आपने एप्लीकेशन नहीं दी लिस्टिंग को, लिस्टिंग मैंडेटरी थी, आपने एप्लीकेशन दी लिस्टिंग को, या फिर आपने यूनिट सर्टिफिकेट को डिस्पैच नहीं किया, मतलब 5 दिन में डीमैट नहीं किया आपने, या फिर आपने रिफंड नहीं किया है 5 दिन के अंदर, या फिर लास्ट में आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, सीआईएस में लोगों का पैसा कलेक्ट कर लिया है और विद इन सम टाइम पीरियड आपने उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया है, आपने कोई भी वायलेशन किया है, पेनल्टी इज minimum 1 lakh rupees which may extend up to 1 lakh rupees per day up to 1 crore and this is the total penalty। वह सिंपल है। अब अगर इन सब टॉपिक को हमने इतना डिटेल में पढ़ा है और उसको अगर हम अच्छे से कंप्रेस कर पाते हैं तो और चाहिए ही नहीं है एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी। इसके अंदर हमने एक चीज को नहीं पढ़ा है, एवरीथिंग अबाउट ट्रस्टी। आते हैं यहाँ पे। सर हमें लगा आप भूल गए, इधर आ जाओ। सबसे पहले ट्रस्टी को सिर्फ यहां से देखते हैं कि हमें ट्रस्टी के बारे में याद है कि नहीं याद है। ये हमारा पूरा ओवरव्यू है इस पूरे चैप्टर का। तो सीआईएस का जो पूरा ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो सीआईएस के अंदर उसकी डेफिनेशन, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका रेस्ट्रिक्शन, उसका ऑब्लिगेशन, उसका सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसका ट्रस्टी अंदर ऑब्लिगेशन, फिर सीआईएस के बारे में पूरा ये सब है। लेकिन हमने ट्रस्टी की बात करना बाकी है, तो पहले हम ट्रस्टी की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कुछ और। ट्रस्टी के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने बताया ट्रस्टी अंदर ऑब्लिगेशन में ट्रस्ट डीड एंड एन अग्रीमेंट विद सीआईएमसी। ट्रस्टी को 2 अग्रीमेंट करने होते हैं, राइट? One trustee has to enter into a trust deed and second trustee has to enter into an agreement with CIMC for managing of the scheme। ठीक है सर, ये 2 agreement enter करने हैं। Second, eligibility of trustee, कि कौन trustee बन सकता है। The person should be eligible under SEBI debenture trustee regulation 1993। सही है ये। दूसरा, any person who wants to be a trustee should not be associated with those people who control CIMC। जो CIMC के कंट्रोल में है उन लोगों के एसोसिएट आप नहीं होने चाहिए। दूसरा, एनी पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग सिक्योरिटीज लॉ और एनी लॉ गवर्न्ड बाय सेबी, द पर्सन आल्सो कैन नॉट बिकम अ ट्रस्टी। तो ट्रस्टी बनने के लिए एलिजिबिलिटी एक है, 2 है इन एलिजिबिलिटी कि आप एसोसिएट नहीं होने चाहिए CIMC के कोई भी कंट्रोलर के, और नेक्स्ट सिक्योरिटीज लॉ आपने वायलेट नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रस्टी। नोट्स में मत देखो, खुद से देखो कितना याद है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यस वेरी गुड। राइट्स हैं 2, he can ask for any information and he can inspect any books of accounts। तो CIS के कोई भी इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं, CIS के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया राइट। ऑब्लिगेशन में हमने पढ़े थे बहुत सारे ऑब्लिगेशन, जिसमें से 5-6 में ध्यान रखना है। हमें इंश्योर करना है ट्रस्टी को कि CIMC के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, CIMC ने अपॉइंट किया है की पर्सनल को, कंप्लायंस ऑफिसर को, ऑडिटर को, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट को, CIMC ने प्रॉपर इंश्योरेंस लिया है, CIMC आपका टाइम टू टाइम पे जो भी आपका रिपोर्ट है वो सब दे रही है। इंश्योर करना है कि रेगुलेशन को, ट्रस्ट डीड को, इन सबको कंप्लाई कर रहे हैं। इजी पीजी पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे। उसके बाद में गए हम अदर पॉइंट्स फॉर ट्रस्टी। ये हमें ऐसे कुछ याद नहीं करने की जरूरत है, बट ऐसे ही मैं एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ। 3 लोग हैं जिनका आशीर्वाद आपको ऑलमोस्ट एवरी ईयर लेना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अप्रेजिंग एजेंसी एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड ऑडिटर। तो आपको ऑडिटर से हर साल ऑडिट कराना है, आपको अप्रेजिंग एजेंसी से हर साल रिपोर्ट लेनी है, और आपको पीरियोडिकली क्रेडिट रेटिंग भी लेनी है फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके बाद मुझे बताओ कि ट्रस्टी ने मीटिंग कब करना होता है? ट्वाइस इन एवरी 3 मंथ। सेम हो गया। उसके बाद में आते हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टी एंड टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट विद CIMC। कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी का टर्मिनेशन कब हो जाएगा? पहला, इफ द ट्रस्टी बिकम्स इनएलिजिबल अंडर सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन, ट्रस्टी इज बीइंग वाउंड अप, या फिर अब आ गया unit holders with the approval of 3/4 they have passed the resolution and they have taken approval of SEBI,
उसके बाद में आ गया सेबी ओनली फील्स इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर दैट यू शुड बी वाउंड अप, या फिर लास्ट में आ गया द ट्रस्टी इटसेल्फ वांट्स टू लीव एंड दे आर गिविंग अ नोटिस ऑफ 3 months। इजी। फिर इसके अंदर ये टॉपिक आता है कि अगर मान लीजिए ट्रस्टी छोड़ के जा रहा है तो अब क्या होगा, तो आपके सीआईएमसी को इंश्योर करना है कितने समय में अगले ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, within 3 months। Within 3 months you have to appoint another trustee. Okay, if you fail to appoint another trustee within 3 months, then SEBI will appoint another trustee. Easy। फिर दो फॉर्मेलिटी कि अब जो नया ट्रस्टी आया उसके साथ ट्रस्ट डीड एंटर करो, उसका सीआईएमसी के साथ में एग्रीमेंट एंटर कराओ, और जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में पुराने ट्रस्टी का नाम था उन सबको रिप्लेस करके नए ट्रस्टी का नाम लिखो। इजी। और एक पॉइंट टू नोट दैट द ट्रस्टी हु हैव लेफ्ट, they will no more have their obligations in the CIS, but they will continue to be liable for the actions that have already been done. Easy। अब आ जाते हैं हम टर्मिनेशन ऑफ CIMC पे। सिमिलर चीज है, CIMC कब टर्मिनेट होगा, 3 ही पॉइंट दिए उन्होंने। पहला, इफ यू आर बीइंग वाउंड अप, यूनिट होल्डर्स ने 3/4 का अप्रूवल, 3/4 रेजोल्यूशन पास करा लिया और सेबी का अप्रूवल ले लिया। नेक्स्ट इज सेबी ने डिसाइड किया कि आपको निकालना है, या ट्रस्टी ने डिसाइड किया विद सेबीज अप्रूवल कि आपको निकालना है। बहुत इजी। यहां पे भी सेम कि जब सीआईएमसी को अगर इस प्रकार से आप टर्मिनेट कर देते हैं, वो वाइंड अप हो रहे हैं, यू हैव टू अपॉइंट अनदर सीआईएमसी विद इन 3 months, कि आपको 3 महीने में अनदर सीआईएमसी को अपॉइंट करना है। उसके बाद में सीआईएमसी के साथ में फ्रेश एग्रीमेंट एंटर करोगे, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में सीआईएमसी का पुराना नाम था उसमें नए डॉक्यूमेंट्स के नाम के अंदर लिखोगे। सीआईएमसी जो छोड़ के जा रहा है उसका अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, लेकिन जो भी उन्होंने एक्शंस लिए उसके लिए दे कंटिन्यू टू बी लायबल। एज इजी एज दैट। जब तक हम नया सीआईएमसी अपॉइंट नहीं करते, पुराना सीआईएमसी कंटिन्यू कर लेता है वैसे मोस्टली। और ये हो गया हमारा ट्रस्टी के बारे में। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो आते हैं यहां पे। सर यहां पे क्यों आ रहे हैं हम, मैं बता रहा हूं इसलिए आ रहे हैं, ध्यान दो। ट्रस्टी के बारे में, तो ट्रस्टी के बारे में देखा सबसे पहले ट्रस्ट डीड। तो हमें पता चलना चाहिए कि 2 अग्रीमेंट एंटर करने हैं। एक तो ट्रस्ट डीड एंटर होगा बिटवीन द ट्रस्टी और सीआईएस, और दूसरा एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन ट्रस्टी एंड सीआईएमसी। तो हमें दोनों एंटर करने। फिर आ जाती है पॉइंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी कि ट्रस्टी कब एलिजिबल होगा। ट्रस्टी विल बी एलिजिबल, a person will be eligible to act as trustee if he is eligible under debenture trustee regulation 1993. Thereafter he will not be eligible if he is an associate, directly or indirectly associated with the person who have control over CIMC. साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि no person should be appointed as trustee of CIMC if he is found guilty of offense under securities law or any other law under SEBI. वंडरफुल। तो एलिजिबिलिटी में कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पढ़ा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। 2 राइट्स हैं उसके। ही कैन ऑब्टेन, ही कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ही कैन इंस्पेक्ट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में ऑब्लिगेशन बहुत सारी है, बट हमने इजी पीजी याद कर लिए हैं। जैसे कि आपको नेसेसरी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारे की पर्सनल को अपॉइंट किया है, ऑडिटर को अपॉइंट किया है, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया है, रजिस्ट्रार टू एन इशू को अपॉइंट किया है, एंड एडिक्वेट इंश्योरेंस आपने लिया है। उसके साथ में आपने रेगुलेशन को कंप्लाई किया है, एक्सेट्रा। रेगुलेशन ट्रस्ट डीड के हिसाब से काम कर रहे हैं, एंड अ सीआईएस इज नॉट अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी अदर देन दैट ऑफ मैनेजिंग द स्कीम। फिर आती है जनरल बातें बहुत सारी। उसमें यह ध्यान रखना है कि ट्रस्टी को हर साल ऑडिटर से ऑडिट करवाना है, उसको हर साल अप्रेजिंग एजेंसी से रिपोर्ट लेना है, और पीरियोडिकली उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी रिपोर्ट लेना है। और साथ में ट्रस्टी को मीटिंग कब करना है, ट्रस्टी हैज टू डू मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन एवरी 3 months। उसके बाद में आता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टी। जैसे कि हमने पढ़ा, इफ अ पर्सन सीजेस टू बी अ ट्रस्टी अंडर डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन निकल जाएगा, वाइंडिंग अप निकल जाएगा, यूनिट होल्डर 3/4 से बोलते हैं सेबी का अप्रूवल लेते हैं निकल जाएगा, सेबी ही कहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर निकल जाएगा, या फिर अगर खुद वो 3 months का नोटिस देके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर वो जा रहे हैं 3 महीने में, यू हैव टू अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी। अगर 3 महीने में आप नए ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं कर पाए, देन सेबी विल अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी। उसके बाद में नए ट्रस्टी के साथ में सारे अग्रीमेंट एंटर करेंगे, आप ट्रस्ट डीड एंटर करेंगे, और जहां जहां पुराने ट्रस्टी का नाम लिखा था वहां पे नए ट्रस्टी का नाम भी लिख देंगे। और लास्टली आ जाता है यहाँ पे दैट जो भी ट्रस्टी रिमूव हुए हैं वो अब उनका कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं रहेगा, लेकिन दे विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्शंस दैट दे हैव ऑलरेडी टेकन। सिंपल। इसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ सीआईएमसी पे आते हैं। तो सीआईएमसी वाइंड अप हो रहा है, सीआईएमसी के यूनिट होल्डर ने 3/4 के अप्रूवल के साथ में डिसीजन लिया विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। सेबी ने डिसाइड कर लिया आपको निकालना है, या ट्रस्टी ने डिसाइड किया विद द अप्रूवल ऑफ सेबी कि आपको निकालना है। यहां पर भी सीआईएमसी को 3 महीने में आपको नए सीआईएमसी को ढूंढना है, उनके साथ में नया एग्रीमेंट एंटर करना है। जहां जहां पुराने सीआईएमसी का नाम था उनकी जगह नए सीआईएमसी का नाम ले लेंगे, एंड सीआईएमसी शैल आल्सो कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्शंस दैट दे हैव टेकन ड्यूरिंग देयर टेन्योर। अब उसके साथ में लास्ट में लिखा है, इफ नन ऑफ द सीआईएमसी रजिस्टर्ड अंडर द रेगुलेशन कंसेंट टू बी अपॉइंटेड सीआईएमसी विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 months, देन द ट्रस्टी में वाइंड अप द स्कीम। सीआईएमसी को निकाला, 3 महीने सीआईएमसी को ढूंढना था, 3 महीने में हमें सीआईएमसी को ढूंढना था, 3 महीने हो गए नहीं मिला, उसके बाद में हमें और 3 महीने दिए जाते हैं, लेकिन अगर फर्दर 3 months में भी नहीं मिला तो वहां पर हमारी स्कीम को कर दिया जाएगा वाइंड अप। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है जो इस फ्लो में नहीं आता है। ये कहता है अगर हमने कभी ट्रस्टी को निकाला था, फिर नया ट्रस्टी आया
और नए ट्रस्टी को आके पता चला ये तो पूरा CIMC में वायलेशन ही वायलेशन चल रहा है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट में एक एप्लीकेशन देके आपके CIS को वाइंड अप करवा सकता है। ये एक सेपरेट पॉइंट है, इसका बाकी पॉइंट से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अरे बहुत भारी, नहीं रुको, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ओवरव्यू को, एक लास्ट में रिवीजन का रिवीजन कर लेते हैं, एक इंसेप्शन कर लेते हैं, और फिर मैं आपको भेज दूंगा, यहाँ से भेज दूंगा, लोड मत लो, फेंक नहीं दूंगा, भेज दूंगा। चलो इधर आओ, हम बात करते हैं CIS की। सबसे पहले टॉपिक क्या देखा? डेफिनेशन याद आ रहा है क्या? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम refers to a scheme of arrangement wherein the investments are and utilized for the purpose of the scheme. The investor invests in the scheme with a view to receive. अरे हाँ बोलो क्या? Profit, produce, income or property. The scheme, the investment, the contribution, the property is managed on behalf of the investor. The investor do not have day-to-day control over the scheme. Then these points expressly are not covered under CIS. Deposits by NBFC, deposit under Section 74 of Companies Act, deposit by Nidhi Company, thereafter any insurance fund or pension fund, any contract of insurance, thereafter mutual fund, cooperative society, chit fund, or any other entity notified by central government. फिर आया registration of CIS. Any entity which intends to be registered as CIS, they have to make an application to SEBI. SEBI कितने दिनों में respond करता है? Within 30 days? Within 21 days. रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी से जाओ देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए SEBI कितने दिन में रिस्पॉन्ड करता है? 30 डेज में रिस्पॉन्ड करता है, 21 डेज में रिस्पॉन्ड करता है फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट। जब ऑफर डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तब वो 21 डेज में हमें मॉडिफिकेशन बताता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो SEBI 30 डेज के अंदर ही रिस्पॉन्ड करेगा आपको, और वो बताएगा कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट करें तो वो साथ में क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, फिर ही आपको रिजेक्ट करेगा। उसके बाद में पढ़ा हमने रेस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ CIMC। 4 रेस्ट्रिक्शन है। CIMC cannot undertake any activity other than that of managing of the scheme. दूसरी चीज, CIMC cannot launch a scheme for the purpose of investment in security. CIMC cannot act as trustee of any CIS. CIMC cannot invest in its own scheme unless disclosure has been made. फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC। बहुत सारे ऑब्लिगेशन है कि हमें स्कीम को मैनेज करना है, फंड को मैनेज करना है, सारी ऑब्लिगेशंस हमारी रहेगी। एम्प्लॉय वगैरह का भी कोई ऑब्लिगेशन होगा तो हमारी रहेगी। वी आर ओनली अकाउंटेबल फॉर द यूनिट होल्डर्स फॉर द एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। वी हैव टू इंश्योर कि हमने प्रॉपर इंश्योरेंस दे रखा है। वी हैव टू इंश्योर कि हम SEBI को मंथली पूरा हिसाब दे रहे हैं हमारा, और इस प्रकार के सारे पॉइंट्स आएंगे अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC। जितने याद आते हैं उतने बोनस है वहां पे, तो हमेशा रीड करते हुए जाना है। फिर आ जाता है हमारा सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। क्वार्टरली CIMC को इंफॉर्मेशन देनी है किसको? ट्रस्टी को, और रिपोर्ट दैट वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रेगुलेशन विद इन 1 month फ्रॉम द क्वार्टर एंड। देयरआफ्टर ईयरली CIMC को यूनिट होल्डर को देना है आपका बैलेंस शीट, आपका P&L अकाउंट एंड अप्रेजल रिपोर्ट विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। और जब भी कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करें तो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको ट्रस्टी और SEBI को देना है उनके सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो भी आप SEBI और ट्रस्टी को दे देंगे। फिर आया हमारा सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का, फिर आ गया ट्रस्टी अंदर ऑब्लिगेशन। ट्रस्टी अंदर ऑब्लिगेशन अभी हमने पढ़ा। उसके बाद में आया CIS के बारे में, प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग। सुनना अच्छे से, मुझे बताओ सारी यूनिट्स कैसे होंगे? क्लोज्ड एंडेड यूनिट्स होंगे। उनका टेन्योर कितना होगा? मिनिमम 3 कैलेंडर ईयर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 20 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टर कितने होंगे? 20। एक व्यक्ति मैक्सिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट का कितना ले सकता है? 25%। एंड एडिक्वेटली क्या लेना पड़ेगा? इंश्योरेंस। ये आपको ध्यान रखना है प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग। फिर आगे डिस्क्लोजर एंड ऑफर डॉक्यूमेंट, कि आप जब भी ऑफर डॉक्यूमेंट कोई भी पब्लिक को देना चाहते हैं उसके आप पहले आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देना है किसको? SEBI को। SEBI कैन गिव यू मॉडिफिकेशन विद इन 21 days, और उसके बाद वो मॉडिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही आप पब्लिक को दे सकते हैं। एडवर्टीजमेंट मटेरियल होगा एज पर 7th शेड्यूल। फिर आता है मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अगर कभी भी कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट हुआ तो 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, डायरेक्टर्स ऑफ CIMC एंड the person who issued the document. If they are able to prove कि हमने जो भी लिखा था हमारे हिसाब से ट्रू था तो वो लायबल नहीं होंगे। फिर आता है ऑफर पीरियड, नॉट मोर देन 15 days, which can be extended by giving a public notice of 15 days. वंडरफुल। उसके बाद में अलॉटमेंट एंड रिफंड। ऑफर पीरियड जब भी कंप्लीट होगा उसके 5 दिन के अंदर आपको कर देना है अलॉटमेंट या फिर आपको कर देना है रिफंड। अलॉटमेंट का मतलब होता है डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स दे देना है, रिफंड मतलब उनका पैसा रिफंड कर देना है। अगर 5 दिन के अंदर रिफंड नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। फिर ऑफर डॉक्यूमेंट आप लिख के देते हो अंडर सब्सक्रिप्शन कितना है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो आप किस तरीके से अलॉटमेंट करोगे, ये सब आपको लिख के देना होता है। वंडरफुल। फिर आता है हमारा डिमोनेटाइज हो गया। ऑल द सिक्योरिटीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, दे आर ट्रांसफरेबल एज पर डिपॉजिटरी रेगुलेशन। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। 2 पॉइंट इन्वेस्टमेंट के, 3 पॉइंट सेग्रीगेशन के। इन्वेस्टमेंट CIS कभी भी करेगा इट विल बी एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम,
और इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे स्पॉन्सर के किसी असेट को खरीदने के लिए मैक्सिमम सीआईएस का 25% फंड्स यूटिलाइज कर सकते हैं। सेग्रीगेशन के 3 पॉइंट, अगर एक सीआईएमसी के मल्टीपल सीआईएस हैं तो उसको हर एक के फंड्स को क्या रखना है, सेपरेट रखना है, सेग्रीगेटेड रखना है। और एक सीआईएस का कॉर्पस किसी और सीआईएस में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, एक सीआईएस का फंड किसी और सीआईएस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। फिर आता है वाइंडिंग अप ऑफ सीआईएस। हमने देखा सबसे पहले सीआईएस कैन बी वाउंड अप ऑन द इनिशिएशन ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी हैज फेल्ट एनी इवेंट हैज अकर्ड जिसके कारण हमें वाइंडिंग अप कर देना चाहिए, वो सेबी के अप्रूवल से वाइंडिंग अप कर सकता है। यूनिट होल्डर्स को लगता है कि 3/4 का अप्रूवल लेने के बाद रेजोल्यूशन पास करने का सेबी के अप्रूवल के साथ वाइंडिंग अप कर देना चाहिए, कर सकता है। सेबी को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर वाइंडिंग अप करना है, वो कर सकता है। लास्ट में सीआईएमसी को लगता है कि हमने जिस ऑब्जेक्टिव से सीआईएस शुरू किया था वो अब कभी अचीव नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड, तो वो विद मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी, विद 3/4 ऑफ यूनिट होल्डर एंड विद सेबीज अप्रूवल चाहे तो वाइंड अप कर सकता है। जब भी आपका सीआईएस वाइंड अप होगा तो आपको एक नेशनल डेली और एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करना है। इसका प्रोसेस ये होता है कि आप अपने सारे असेट्स को बेचेंगे, सारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करेंगे, असेट्स को बेचेंगे पैसा आएगा, सारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करेंगे, जो बचा हुआ पैसा पे करेंगे यूनिट होल्डर को। इसका एक रिपोर्ट देना होता है, किस किस को, सेबी और यूनिट होल्डर को, ट्रस्टी को रिपोर्ट देना होता है। ट्रस्टी हैज टू गिव अ रिपोर्ट टू सेबी एंड यूनिट होल्डर। इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर आप देते हैं कि हमने कितना पैसा कलेक्ट किया बाय सेलिंग द असेट्स, कितना हमने एक्सपेंस पे ऑफ किया और कितना पैसा एग्जैक्टली यूनिट होल्डर को जा रहा है। साथ में एक ऑडिटर का रिपोर्ट भी आपको भेजना है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? फिर जब भी आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर आ चुका है उसके बाद में आप नया बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड जिस दिन वाइंडिंग अप हो गया सीआईएस सीजेस टू एग्जिस्ट। और इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज पेनल प्रोविजन, कि जो भी पेनल्टी होगी, जो भी गलती की आपने मान लो सीआईएस को रजिस्टर नहीं किया, आपने मान लीजिए सीआईएस के अंदर 5 दिन में डीमैट में नहीं दिया, 5 दिन में रिफंड नहीं किया, कुछ भी गलती कर दी आपने, तो आपके ऊपर पेनल्टी हो सकती है मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। एंड दिस इज ऑल अबाउट सीआईएस। 25 मिनट्स का हमारा रिवीजन हुआ है, बट 25 मिनट्स के अंदर हमने इतने आवर्स में पढ़ा था सबको कंप्रेस कर चुके हैं। खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।